क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, कैसे ये रेवोल्यूशनरी स्टेप है, कैसे ये गवर्नमेंट की पावर्स का मिसयूज है, कैसे देश का फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, सब जानेंगे बस 9 मिनट के अंदर। लेट्स बिगिन। One nation, one election. Here in India, the rumour mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. The government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. I was not expecting this. अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की 10 इलेक्शन। ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। देखो, अभी का जो एग्जिस्टिंग इलेक्शन का सिस्टम है उसमें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस अलग अलग अपने रेस्पेक्टिव समय पर होते हैं। आसान भाषा में लोकसभा इलेक्शंस का दूसरा नाम जनरल इलेक्शंस है, जिसमें पार्टीज के मेंबर जीतने पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाए जाते हैं और 5 साल के लिए लोकसभा में अपनी सीट कंफर्म कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम डिसोल्यूशंस। वहीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसमें पार्टीज के मेंबर जीतने पर एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाए जाते हैं और ये भी 5 साल के लिए अपनी सीट रिजर्व कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम स्पेशल डिसोल्यूशंस गवर्नर द्वारा। और मेजोरिटी वोट्स के पार्टी का लीडर स्टेट के चीफ मिनिस्टर की ओथ लेता है। सो ये दोनों ही टाइप के इलेक्शंस अपने अपने समय पर होते हैं, रिस्पेक्टिवली 5 साल के टेन्योर के खत्म होने पर। और पार्टी इन पावर का टेन्योर यानी समय खत्म होने का साल दोनों ही इलेक्शंस के लिए अलग अलग है, यानी डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइम पर इलेक्शंस होते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये सजेस्ट करता है कि ये दोनों ही इलेक्शंस एक ही साथ होने चाहिए, जहां पर वोटर्स अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर और नेशनल रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक ही साथ वोट करेंगे, यानी सभी स्टेट के इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस एक ही साथ होने चाहिए। अब क्या ये चीज भारत के लिए बिल्कुल नहीं है? तो जी नहीं। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी 1967 तक ये प्रैक्टिस फॉलो करी जाती थी और इसका सबसे पहला साइकिल 1959 में टूटा था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 365 को इम्पोज करके केरला की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। और उसके बाद कई पॉलिटिकल इंसिडेंट्स के कारण ये चीज बाकी स्टेट्स में भी रिपीट होती गई और फाइनली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस में अंतर आ गया। हालांकि एक ही टाइम पर इलेक्शंस होने की प्रैक्टिस आज भी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में चली आ रही है। तो ये प्रैक्टिस भारत के लिए नहीं तो बिल्कुल नहीं है। अब बात ये आती है कि ऐसा क्या है वन नेशन वन इलेक्शन में कि मोदी गवर्नमेंट उसे वापस से इम्प्लीमेंट करना चाहती है। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कि इसकी हेल्प से इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इनएफिशिएंसी को खत्म कर पाएगा। जिसको नहीं पता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा इशू करी जाती है, जिसकी हेल्प से वो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को इलेक्शंस के पहले रेगुलेट या नियंत्रण करती है। और इसमें मेंशन है कि जिस दिन से इलेक्शंस की डेट अनाउंस होगी उससे लेके इलेक्शंस खत्म होने तक रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के सारे प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपिंग प्रोग्राम्स को सस्पेंड करना होगा। और इसी तरह स्टेट इलेक्शंस में स्टेट गवर्नमेंट कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट या स्कीम नहीं शुरू कर सकती, चाहे वो स्टेट की इकोनॉमी के लिए कितना भी इम्पोर्टेंट हो। एग्जाम्पल के तौर पर 2019 के जनरल इलेक्शंस में इलेक्शंस की डेट अनाउंस होने से लेके रिजल्ट्स डिक्लेयर होने तक, यानी इन 2.5 महीनों में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी न्यू प्रोजेक्ट, वेलफेयर स्कीम, इवन हेल्थ केयर स्कीम इनिशिएट नहीं कर पाई। सिमिलर एग्जांपल कर्नाटका का है, जिसमें स्टेट इलेक्शंस के टाइम 1.5 महीनों के लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ नया नहीं कर पाई। और अगर इनको एक साथ देखा जाए तो ओवरऑल 4 महीने के लिए गवर्नमेंट कोई भी न्यू प्रोजेक्ट और स्कीम इनिशिएट करने के लिए नॉन फंक्शनिंग थी। लेकिन ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है किस लिए? तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन का मानना है कि इलेक्शन से जस्ट पहले बड़े बड़े वादे और वेलफेयर स्कीम्स का लालच देके पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को लुभा सकती हैं और इसीलिए फेयर इलेक्शंस के लिए ईसी इन गाइडलाइंस के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है। और ये सबसे पहली चीज होगी जो कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट सॉल्व कर पाएगा, ताकि ओवरऑल कंट्री और स्टेट्स के डेवलपमेंट पर कोई भी असर ना पड़े। दूसरी चीज जिससे वन नेशन वन इलेक्शन फायदा करेगा वो होगा इलेक्शंस का खर्चा। आपको शायद ही पता होगा कि 2019 के जनरल इलेक्शंस में 60,000 करोड़ का खर्चा आया था, जिसने एक कीर्तिमान भी स्थापित किया वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस का। और ये नंबर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2014 से लेके 2017 के बीच में ही स्टेट और जनरल इलेक्शंस में लगभग 5,313 करोड़ का खर्चा आया। और इस डेटा में बस इन्हीं स्टेट्स और जनरल इलेक्शंस का खर्चा प्रेजेंट है, क्योंकि बाकी स्टेट्स का डेटा अवेलेबल नहीं है। और यहीं अगर ये लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस एक साथ होते तो अनुमानित
4500 करोड़ का खर्चा आता। और बस ये नहीं, इलेक्शंस के साथ साथ बाकी एक्सपेंसेस का खर्चा भी दो बार आता है, एक बार जनरल इलेक्शंस के लिए और दूसरी बार स्टेट इलेक्शंस के लिए, जैसे कि पोलिंग बूथ्स को सेटअप करना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना, लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन एग्जीक्यूट होता है तो ये कॉस्ट काफी हद तक कट ऑफ हो जाएगी। साथ ही में पॉलिटिकल पार्टीज भी किसी भी स्टेट में बस एक ही बार कैंपेन करेगी, अगेन रिड्यूसिंग अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट। लास्ट बेनिफिट रहेगा इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, बेहतर सुरक्षा। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शंस का इंडिया की सिक्योरिटी से क्या रिलेशन? तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन स्मूथ और सेफ इलेक्शंस के लिए अप्रॉक्स 10 मिलियन सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय करता है, जिसके कारण सिक्योरिटी फोर्सेस 4 महीनों के लिए अपनी ड्यूटीज को छोड़कर इलेक्शंस में बिजी रहते हैं। अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन इतना ज्यादा बेहतरीन और लाजवाब कॉन्सेप्ट है तो फिर ओपोजिशन पार्टीज इसे इतना क्यों क्रिटिसाइज कर रही हैं? और अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिट्स बहुत ही नीडेड है तो वीडियो को लाइक करके थम्स अप कर देना। मोरोवर, क्या ये बस प्रोपेगेंडा है या फिर इसमें कुछ सीरियस डिमेरिट्स हैं? वेल, एज इट टर्न्स आउट वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट फेडरलिज्म के आइडिया के अगेंस्ट आता है। और वो कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भारत को एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करेगा। मोरोवर, वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट में ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही हद तक बढ़ जाती है कि विनिंग पॉलिटिकल पार्टी ही दोनों इलेक्शंस जीते। वेल, IDFC इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वन नेशन वन इलेक्शन में 77% चांसेस हैं कि वोटर किसी एक ही पार्टी को वोट दें। वहीं अगर ये इलेक्शंस 6 महीने के गैप में हो तो ये प्रोबेबिलिटी 61% तक गिर जाती है। अब सवाल ये आता है कि बस 6 महीने के अंदर ही इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज कैसे आया? एज इट टर्न्स आउट वोटिंग के समय पर कुछ वोटर्स के डबल थॉट्स होते हैं और कभी वो अपनी पहली चॉइस को रिग्रेट करते हैं। और एट टाइम्स वोटर्स पॉलिटिकल पार्टीज से उतने खुश नहीं रहते जितने वो इलेक्शंस के पहले थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बिहार को देखें तो 2014 में 41% लोगों ने जनरल इलेक्शंस में बीजेपी को वोट दिया, जबकि 2015 के स्टेट इलेक्शंस में ये नंबर 36% पर गिर गया। और अगर ये दोनों इलेक्शन साथ होते तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती कि बीजेपी उस 5% को भी स्टेट इलेक्शंस में सिक्योर कर लेती। सेकेंडली, ये कॉन्सेप्ट शायद से रीजनल इश्यूज को ओवरशैडो कर दे, क्योंकि नेशनल इश्यूज पर ज्यादा फोकस रहेगा और इवेंचुअली नेशनल पार्टीज को इससे फायदा होगा और रीजनल पार्टीज को नुकसान। लगातार इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स को रडार में रखता है, यानी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में जीत जाती है और अगर वो कुछ गलत करती है तो उन्हें पता है कि वो स्टेट में हार जाएंगे। तो जब लगातार इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिशियंस भी लगातार बेटर गवर्नेंस की तरफ जाते हैं टू सिक्योर वोट्स, जिससे इवेंचुअली जनता का फायदा होता है। और लास्टली, वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे मेन रीजन है डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट टेन्योर। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करा तो सारे स्टेट्स के टेन्योर को जनरल इलेक्शंस के साथ शेड्यूल करना होगा और ऑब्वियसली मेजोरिटी पार्टीज इसके खिलाफ होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पॉलिसी 2019 में इम्प्लीमेंट होती तो तमिलनाडु, असम और केरला को अपने पावर के 2 साल कट करने होते और गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को 2 साल बढ़ाने होते। और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई अमेंडमेंट्स लाने होंगे। और वैसे भी स्टेट पार्टीज अपने पावर्स को कट ऑफ या बढ़ाने के लिए क्यों ही एग्री करेंगी, वो भी खासकर INDIA अलायंस के बाद, जब वो खुद एक साथ मिलकर मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं। और वो जीतेंगे या नहीं, इसके लिए ये साइड वाला वीडियो जरूर देखना। बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है NDA वर्सेस INDA का। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और अपने व्यूज जरूर कमेंट्स में मेंशन करना। जय हिंद।